एक तरफ आज राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हो रहा है तो दूसरी तरफ आज ही उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन फाइल हो रहा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम जो पूरा जो एक तरफ नितिन गडकरी भी बैठे हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं। मतलब ये कि तमाम वरिष्ठ लोगों के साथ पहुंचे हैं जगदीप धनखड़ अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। प्रधानमंत्री खुद उनके साथ हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पीछे हमें अनुप्रिया पटेल भी नजर आ रही हैं और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। मतलब ये कि पूरा का पूरा जो एनडीए का कुनबा है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं, पीयूष गोयल भी हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान पीछे हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। और कुछ इस तरह से जगदीप धनखड़ का नॉमिनेशन आज फाइल किया जा रहा है। यह भी बहुत खास तस्वीरें हैं आज की। एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा साझा उम्मीदवार होंगी। और आज एक तरफ राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है, वोटिंग चल रही है, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री वोट डालकर वहां आए। तमाम जो तस्वीरों में लोग आपको दिख रहे हैं, सांसद और इन तमाम लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया, अपना वोट कास्ट किया है, अपना वोट दिया है। उसके बाद जगदीप धनखड़ के नॉमिनेशन के सिलसिले में अब खुद प्रधानमंत्री उनके साथ पहुंचे हैं उनका पर्चा दाखिल करने के लिए। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जगदीप धनखड़ साहब अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री खुद हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, पूरा एनडीए का कुनबा उनके साथ पहुंचा है। इन तस्वीरों के बारे में जरा कुछ बताइए। जी हाँ, बिल्कुल हुसैन, ये दूसरा बड़ा संवैधानिक पद का है जिसके लिए नॉमिनेशन के लिए लोग गए हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जब ये फैसला किया कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पे एनडीए पेश करेगा, तो उसके बाद ही ये उसके सारे कैलकुलेशन जो है वो किए जाने लगे थे कि किस प्रकार से कब नॉमिनेशन होगा, कौन कौन से लोग जाएंगे। और समझी भी जा सकती है बात कि इतने बड़े संवैधानिक पद के उम्मीदवार का जब नॉमिनेशन हो रहा है तो बीजेपी का जो पूरा पावर सेल है वो वहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो निश्चित तौर पर 2014 के बाद से अगर आप देखें तो बीजेपी के हर फैसले, हालांकि उसमें सामूहिक फैसले होते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है, लेकिन जो आइडिया रहता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आइडिया रहता है। और उसमें जब वो जो नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में पेश करते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे सदस्य एक तरह से उसमें मुरीद ही रहते हैं। इस बार भी केस वैसा ही दिखा कि अगर धनखड़ की अपनी योग्यता की आप बात कर लें तो वो चाहे प्रशासनिक योग्यता की बात कर लें या पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात कर लें, दोनों पे बहुत ज़्यादा खरा उतर रहता है। पहले प्रशासनिक योग्यता की बात कर लें तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लॉयर रहे हुए हैं, कानून की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, गवर्नर के तौर पे आप देख रहे हैं किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो एक लंबा वर्सटाइल अनुभव रहा है उनके पास और बहुत सौम्य व्यक्तित्व के, लेकिन बहुत तार्किक नेता के तौर पर उनकी ख्याति रही है। बहुत बिना लाग लपेट के सीधे स्पष्ट शब्दों में अपनी बात वो कहते रहे हैं। हालांकि बंगाल में आप देखें तो उसमें उदाहरण आपको दूसरा दिखेगा, लेकिन उसमें एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं दिखेगा जब वहां पे बंगाल के गवर्नर के तौर पे उन्होंने नियम कानून की अनदेखी करके कोई और बात कही हो। हर एक जो भी उनका डिमांड रहता था राज्य की सरकार से इन्फॉर्मेशन को लेके, उसमें पहले वो नियमों का हवाला देते थे, कानून का हवाला देते थे, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन की दरकार रखते थे। तो ये खासियत उनके व्यक्तित्व की है, जो कि उपराष्ट्रपति के तौर पर जब राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें वो अहम रोल अदा करेगा। दूसरी चीज़ की पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात करें, किसान नेता हैं, किसानों के बीच में अच्छी पकड़ है, जाट नेता हैं और जाटों के आरक्षण को लेकर वो बहुत ज़्यादा मुखर रहते थे। तो ऐसे समय में जब जाटों को लेकर आपको याद हुआ है किसान आंदोलन के समय में किस प्रकार से बीजेपी के ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लगे, वहाँ पर ये कितनी बड़ी मैसेजिंग है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ राजस्थान, न सिर्फ हरियाणा, बल्कि इस पूरे बेल्ट में एक साथ वो एक तगड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है वो बीजेपी ने दी है इस कैंडिडेचर के मार्फत। तो कुल मिलाकर नंबर्स के हिसाब से अगर आप बात कर लें तो उसमें दूर दूर तक कहीं कोई और उम्मीद नहीं। मार्गरेट अल्वा के लिहाज से जो कि अपोजिशन की कैंडिडेट हैं, वहाँ पर एनडीए बहुत कंफर्टेबल है और बहुत आसानी के साथ वो जीत हासिल होगी, जिसकी आज शुरुआत हुई है नॉमिनेशन के मार्फत। और देवेंद्र, हमने जब वो द्रौपदी मुर्मू जब अपना पर्चा भरने पहुंची थी तब भी हमने कुछ ऐसी ही तस्वीर देखी थी। उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने वक्त निकाला था, वो भी उस वक्त भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी लोग उनके साथ भी गए थे। और वही चीज आज हम देख रहे हैं उपराष्ट्रपति के लिए जब जगदीप धनखड़ अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो आप बता रहे हैं कि मार्गरेट अल्वा के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं, ये भी जो चुनाव होगा ये भी औपचारिकता ही मात्र है। और अब देखिए जो प्रक्रिया है प्रस्तावक के तौर पर
जी हाँ, बिल्कुल हुसैन, अगर एनडीए के अपने दम की बात कर लें तो सिर्फ एक नंबर कम रहेगा और उस लिहाज से दूर दूर तक कोई संभावना नहीं कि मार्गारेट तलवार किसी प्रकार की कोई चुनौती पेश कर पाएंगी जयदीप धनखड़ के सामने। वहाँ पर कुछ एक दल ही रह जाएंगे और जो कि उसमें वोट करेंगे, लेकिन वो फासला इतना बड़ा फासला रहेगा दोनों के बीच, हार जीत के बीच, कि कहीं से भी चुनाव को लेकर जो एक दिलचस्पी होती है वो दिलचस्पी नज़र नहीं आएगी और बहुत आसानी के साथ वो जीत हासिल करेंगे। बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि जब वो चेयर पर बैठेंगे तो किस प्रकार से अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए वो पूरे हाउस को एक साथ लेकर चलते हैं। हालांकि उनका जो बैकग्राउंड है हुसैन, जिसके बारे में हम लोग पहली बात कर रहे थे कि जैसे वो मूल रूप से बीजेपी का कहते हैं, मूल रूप से संघीय विचारधारा के जिस व्यक्ति को कहते हैं वो नहीं है, वो दूसरे दल से आए हुए हैं और ये चीज़ उनके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं डालती, बल्कि राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे एक एडेड एडवांटेज देती है कि बाकी दूसरे दल जो कि बीजेपी संघ की आइडियोलॉजी से एकदम धुर विरोधी के तौर पे अपने आप को पेश करना पसंद करते हैं, उनके साथ भी हाउस को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अगर धनखड़ के साथ कोई कम्युनिकेशन करना हो तो एक स्वाभाविक ऑब्स्टेकल जो रहता है वो नहीं रहेगा, वो एक एक्सेस जरूर रहेगा आसानी के साथ, जहां पर ये दोनों लोग ही एक दूसरे को अपनी बात बेहतर तरीके बिल्कुल से बिल्कुल। अब इन वो तस्वीरों के बारे में भी हम एक बार फिर से दर्शकों को बता दें। तस्वीरों में आप जगदीप धनखड़ साहब को देख रहे हैं जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री खुद उनके साथ आए हैं, पर्चा दाखिल करने के लिए आए हैं जगदीप धनखड़। गृह मंत्री अमित शाह साथ में बैठे हैं, राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वो भी बैठे हैं। इसके अलावा एनडीए कुनबे के जो सहयोगी दल हैं वो भी हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल। इसके अलावा और जो सहयोगी दल हैं उनके नेता भी तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब दो बड़े पद भारत के, एक राष्ट्रपति का और एक उपराष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। लेकिन जब पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंची थी द्रौपदी मुर्मू, उस वक्त भी पूरा एनडीए का कुनबा उनके साथ पहुंचा था पर्चा दाखिल करवाने के लिए। और आज जब उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तो आज भी खुद प्रधानमंत्री ने वक्त निकाला है, गृहमंत्री साथ में पूरा एनडीए का कुनबा आज पहुंचा है, जगदीप धनखड़ के साथ नजर आ रहा है जब वो अपना पर्चा आज दाखिल कर रहे हैं। नितिन गडकरी सबसे आप दाहिनी तरफ देख पा रहे हैं, नितिन गडकरी, फिर अमित शाह बैठे हैं, फिर राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। फिर पीछे के रो में आप देखेंगे तो आपको नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई देंगे, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल और इसके पीछे और लोग, स्मृति ईरानी भी उसके पीछे नजर आ रही हैं। मतलब ये कि तमाम बड़े लोग पहुंचे हैं जगदीप धनखड़ के साथ उनका पर्चा दाखिल करवाने के लिए। और एक औपचारिकता ही है, थोड़ा फर्क इस बात का भी है कि राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के साथ विधायक भी अपना वोट देते हैं और सबकी वोट की वैल्यू जो है वो काउंट होती है और उसके हिसाब से जीत और हार होती है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अलग होगा, वो जुदा होगा। वहां पर सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को ही वोट डालने का अधिकार है, हक है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, देखिए प्रोसेस पूरा हो चुका है और रिसीविंग अब दी गई है, खुद प्रधानमंत्री ने रिसीविंग ली है। जगदीप धनखड़ ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और इसके बाद अब प्रधानमंत्री उनको मुबारकबाद देते हुए और जगदीप धनखड़ उनका शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार एनडीए ने चुना है। तो जगदीप धनखड़ का भी उपराष्ट्रपति बनना करीब करीब तय है, उसमें भी कहीं कोई गुंजाइश खास नजर नहीं आती, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के सांसद इसमें वोट करते हैं और नंबर्स दोनों जगहों पर बीजेपी के पास है। आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है, द्रौपदी मुर्मू एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो अब आज ही नामांकन शुरू हुआ है। जगदीप धनखड़ ने अपना पर्चा आज दाखिल कर दिया है और कल जो है मार्गारेट तलवार अपना पर्चा दाखिल करेंगी जो विपक्ष की साझा उम्मीदवार है। पूरा एनडीए का कुनबा पहुंचा जगदीप धनखड़ के साथ उनका पर्चा दाखिल करवाने के लिए। पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर उनको कामकाज करते हुए पिछले वक्त में आपने देखा है, वहां से रिजाइन उन्होंने किया और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब पहुंचे थे जगदीप धनखड़ के नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, कुछ और इन तस्वीरों के बारे में कुछ और बातें जरा बताइए, क्योंकि बहुत ही खास मौका है और कहीं से नंबर की कोई उलझन है नहीं, बिल्कुल सुकून से, आराम से
जगदीप धनखड़ भी उपराष्ट्रपति की चेयर तक पहुंचेंगे? कोई गुंजाइश नजर तो नहीं आती। बिल्कुल नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है हुसैन, इसको भी समझना चाहिए कि बीजेपी फैसले अपने किस प्रकार से करती है, और न सिर्फ फैसले करती है बल्कि उसका जो पब्लिक पोस्चरिंग करती है वो किस प्रकार से करती है। जैसे चाहे राष्ट्रपति के कैंडिडेट की बात कर लें या उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की बात कर लें, जैसे बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उस नाम को तय किया तो उसे पब्लिक डोमेन में लाने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की तरफ से अपने एनडीए सहयोगियों को फोन करके ये बताया कि बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये फैसला किया है कि हमारी तरफ से ये उम्मीदवार होंगे, क्या इस नाम पर आप सहमत हैं? एनडीए की सहमति लेने के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस नाम का ऐलान किया, सार्वजनिक ऐलान किया, और सार्वजनिक ऐलान करने के साथ फिर उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपोजिशन के नेताओं को फोन करना शुरू किया और ये बताया कि उन्होंने इस कैंडिडेट का चयन किया है, चाहे राष्ट्रपति के समय की बात हो या फिर उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट की बात हो, और उनसे सपोर्ट मांगा कि बेहतर होगा कि इस संवैधानिक पद पर इस उम्मीदवार के पक्ष में आप भी खड़े हो, एक बेहतर कैंडिडेट हम लोग दे रहे हैं और इसको दलगत भावना से ऊपर रखकर सर्वसम्मति से इसका चयन किया जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पहले भी कभी एक बार का उदाहरण छोड़ दें तो कभी ऐसा हुआ नहीं, इस बार भी ये नहीं होना था, लेकिन जो बीजेपी के काम करने की प्रक्रिया है वो इस प्रकार की है। और आप नॉमिनेशन में भी देखें तो बीजेपी के सारे पावरफुल नेता हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के साथ खड़े हो जाएं तो उस पिक्चर में उससे ज्यादा उसको ताकतवर और नहीं बनाया जा सकता। बावजूद इसके न सिर्फ बीजेपी के अन्य नेताओं को बल्कि इंडियन नेताओं को अपने साथ रखकर वो एक मैसेजिंग दी जाती है कि जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ आना लेकिन देवेंद्र, हम आगे लेकर चलते हैं, और ये आपने पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा। लेकिन देवेंद्र, जिस तरह का समर्थन विपक्ष के ऐसे लोगों का जो साथ नहीं थे, जो एनडीए के बाहर थे, उनका भी और अपने लोगों का भी जो समर्थन द्रौपदी मुर्मू के नाम पर हासिल हुआ, वैसा समर्थन जगदीप धनखड़ के नाम पर तो हासिल नहीं हो पा रहा है। उसकी तुलना में निश्चित तौर पर कम रहेगा। उसकी बड़ी वजह ये रहेगी कि पॉलिटिकल मैसेजिंग, जैसे द्रौपदी मुर्मू का विरोध करके आप SC ST मतलब ट्राइबल महिला हैं लेकिन SC ST को एक साथ ही आप कॉम्बो के तौर पे देखते हैं, और वो एक मैसेजिंग कोई भी दल ये जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो इस प्रकार के का खतरा उठाए, चाहे आप शिवसेना के संदर्भ में देख लें या JMM के संदर्भ में देखें। आप अंदाजा लगाएं कि JMM जो कि आदिवासी पॉलिटिक्स ही करती है, वो अगर आदिवासी महिला का विरोध करे तो उसकी अपनी राजनीति कितनी कमज़ोर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उन दलों ने कोई एहसान कर दिया है या बीजेपी के विचारधारा से प्रभावित होकर इनके करीब आ रहे हैं, उनकी अपनी राजनीतिक जमीन क्योंकि कमज़ोर हो रही थी द्रौपदी मुर्मू का विरोध करने के चलते, इसलिए वो इस पर सहमत नहीं हुई है। जगदीप धनखड़ के केस में वैसा बिल्कुल नहीं है। जैसे JMM को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा वो धनखड़ का विरोध करे या सपोर्ट, शिवसेना को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एक जाट लीडर के तौर पर धनखड़ अगर रहे हैं तो उनका सपोर्ट करे या विरोध। तो ये एक बड़ा फर्क जरूर और दिलचस्प ये भी है कि इस विरोध का फर्क जगदीप धनखड़ को भी नहीं पड़ने वाला है, ये भी बात साथ में है। बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं पड़ेगा, नंबर्स के हिसाब से बिल्कुल ही नहीं पड़ना है, लेकिन एक चीज जरूर रहता है कि वो कड़वाहट कहीं आगे कंटिन्यू ना करे दलों को लेकर, वो एक देखने वाली बात रहती है। जैसे TMC के संदर्भ में आपने देखा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ के कैंडिडेचर से सबसे ज़्यादा खुश इस संदर्भ में होंगी क्योंकि वहाँ के गवर्नर को के तौर पे धनखड़ को लगातार वो कोसते रही थी और अब उनको ये थोड़ी राहत होगी। हालांकि TMC के जो सांसद राज्यसभा में मौजूद रहेंगे वो देखना होगा कि वो सेंटीमेंट को कैसे इंतजार करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।